Hello students, this is Karishma Pagani. We are studying social studies, and in social studies we have already completed our history chapters and politics chapters. Now we will begin with our geography chapters, that is फर्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज यानी कि हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है, दैट इज़ अ रिसोर्स फॉर अस, दैट इज़ अ सोर्स विच इज़ कंप्लीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स इज़ नोन एज रिसोर्सेज. एंड डेवलपमेंट मीन्स उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे हम उन रिसोर्सेज को डेवलप करके हमारे और फर्दर यूज़ के लिए एक्सेस कर पा रहे हैं. दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. लेट्स बिगिन विथ अ चैप्टर. Can you identify the name and various items used in making life comfortable in our villages and towns? यानी कि हमारे villages और शहरीज में मतलब शहरों में जो भी ऐसे आइटम्स है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उन चीज़ों के उन आइटम्स के नाम को जो कि हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाते हैं? उन आइटम्स के नेम लिखो और उनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसके नेम्स फाइंड करना है. सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर यू. Everything available in our environment can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Resource यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे environment में available है और हमारी needs को satisfy करे, जो कि टेक्नोलॉजिकली हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड हमारा इतना अच्छा है कि हम उसको एक्वायर कर पा रहे हैं और कल्चरली हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हर वो चीज़ हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है. यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे होगे स्टूडेंट्स आप. ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिज़िकल एनवायरनमेंट को एक्सेस करते हैं और उनको इंस्टीट्यूशंस में इंटरचेंज करते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड institutions. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. चीज़ों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे इन्वामेंट में, उसमें क्या क्या होता है? इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर, ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सके. इकोनॉमिकली मतलब हमारी आर्थिक व्यवस्था डेवलप हो सके, हम लोग जो चीज़ें चाहते हैं उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें. Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट है नेचर के, जो बहुत लोग, कई लोग ऐसा अज्यूम कर चलते हैं? दे आर नॉट. ऐसा कुछ भी नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्सेज एक ह्यूमन एक्टिविटी का ही फंक्शन है, यानी कि ह्यूमन का ही एक वर्क है रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स दैमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग भी तो हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, तो देयर इज़ इंटेलेक्ट विच इज़ एसेंशियल इन अस टू एक्वायर दिस रिसोर्सेज, राइट? दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वामेंट इनटू रिसोर्सेज. अब डायरेक्टली जो इन्वामेंट में चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, हम उनको तो यूज़ नहीं करते हैं, हम उनको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम उनको इस लायक बनाते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकें. सो फर्स्टली वी ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. रिसोर्सेज हम लोग चार चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग रिसोर्सेज के बारे में चार अलग अलग टाइप से जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी.
एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि उनकी ख़त्म होने की क्षमता या उनके फिर से बनने की क्षमता, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हम उनको दो तरीके से जानेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उन रिसोर्सेज को ओन कौन कर रहा है। अगर हम उस नज़रिए से देखेंगे तो हम रिसोर्सेज को तीन तरीके से या चार तरीके से समझ पाएंगे। एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कितना हो चुका है या कितना होना बाकी है, उस वे में अगर हम उसको देखेंगे रिसोर्सेज को तो हम उनके बारे में जान पाएंगे। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स। इस फ्लो चार्ट से आप समझ रहे होंगे कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। एक नेचुरल वो जो हमें इन्वामेंट में मिल जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमसे खुद से बनाए हुए रिसोर्सेज, जैसे कि स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो ये हमारे माइंड का, हमारे इंटेलेक्ट का यूज़ है। सो दैट आर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम दो तरीके के रिसोर्सेज देखेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि उनको प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है। रिन्यूएबल में अगर हम जाएंगे तो रिन्यूएबल टाइप के सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस और फ्लो। फ्लो रिसोर्सेज जो कि विंड वाटर जो फ्लो करते हैं और कंटिन्यूस चलते ही हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी कि जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वो भी कंटिन्यूस ही होते हैं लेकिन वो फ्लो में नहीं जाते हैं, उनको रिप्रोड्यूस होने में टाइम लगता है। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो एक बार यूज़ हो जाए तो उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। हाँ, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन एक बार वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स रिसाइकलेबल होते हैं और नॉन रिसाइकलेबल में होता है फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम वगैरह। तो दिस आर ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड लेट्स बिगिन विद द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप्स के रिसोर्सेज पढ़े हमने, क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक। बायोटिक रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो बायोस्फीयर में ऑब्टेन, बायोस्फीयर से मिलती है हमको और उनमें लाइफ होती है, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। और एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि हर नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी उनकी ख़त्म होने की कैपेसिटी या नई फिर से बनने की कैपेसिटी, तो इनके बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम या रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उनको क्या बोलते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रिप्लेनिशेबल मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे हमारे लिए क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, तो वो हमने फिगर में पढ़ रखा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कंटिन्यूस होते हैं और फ्लो होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, दिस ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनको बनने में, प्रोड्यूस होने में बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल, कुछ रिसोर्सेज इनमें रिसाइकलेबल होते हैं, यानी एक बार अगर फॉर्म हो गए, प्रोड्यूस हो गए तो हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं वो एक ही बार में यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं और फिर से हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब कि उनको ओन कौन कर रहा है, उनका मालिक कौन है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज एज द नेम सजेस्ट, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी हो,
वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे फार्मर्स के पास लैंड होती है, ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट ने उनको अलॉट कर रखी है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। विलेजेस में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास लैंड होती है और उनकी ओनरशिप खुद रहती है, लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं जो लैंडलेस होते हैं। तो जिनके पास लैंड अपनी खुद की है, वो क्या हो गया, वो लैंड उस इंसान की इंडिविजुअल रिसोर्स है। अर्बन पीपल हैव प्लॉट्स, यानी कि जो शहरों में रहते हैं उनके पास प्लॉट्स रहते हैं, घर रहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी रहती है, तो वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर इंसान की प्रॉपर्टी है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा, ये भी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर इन चीज़ों को ओन करता है या इनका मालिक होता है तो वो सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको एक कम्युनिटी चलाती है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी यानी कि पूरे समाज, जो पूरी सोसाइटी है, जैसे कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे जो ग्रेजिंग लैंड्स है, वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, तो उसको पूरी कम्युनिटी ओन कर रही है, राइट। सो वो क्या हो जाएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। विलेज कॉमन्स, grazing grounds, burial grounds, village parks, ponds, public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जो भी वहाँ के आसपास के लोग रहते हैं उस कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो दैट विल बी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स, टेक्निकली देखा जाए तो एक कंट्री यानी कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया में रहने वाली सभी चीज़ें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, सभी चीज़ों पर पूरी कंट्री का हक है। सो वो सभी नेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन ऐसी रिसोर्सेज जिन पे कंट्री के लीगल पावर्स हैं, जनरली कंट्री के पास लीगल पावर्स होते हैं कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर लें। सो वो भी एक नेशनल रिसोर्सेज ही हुआ। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल्स। हमने बहुत बार देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल की ओन लैंड है और उस पर अगर रेलवे, रोड्स या कैनल कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो नेशनल प्रॉपर्टी की कटिंग में आ जाती है। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उस लैंड को एक्वायर कर सके। जनरली ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर और ओशनिक एरिया जितना भी है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 22.2 किलोमीटर, यानी कि अगर हमारी कंट्री के आसपास में ओशियन है तो उस ओशियन का 22.2 किलोमीटर, जिसको हम 12 नॉटिकल माइल्स भी बोल सकते हैं, तो उतना पार्ट हमारी नेशनल प्रॉपर्टी होगी। टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू नेशन, और उसके अंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक नेशन को बिलोंग करेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इंटरनेशनल हैं और वो कुछ रिसोर्सेज का रेगुलेशन करते हैं। जैसे हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, जो कि वर्क करती है वर्ल्ड की हेल्थ के लिए या उनकी इन्वेंशंस के लिए, या उनके लिए कोई गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी है, रूल्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो भी हमारी नीड्स को पूरा कर रही। सो दैट आर ऑल्सो रिसोर्सेज फॉर अस। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के पास दूर जितने भी ओशनिक रिसोर्सेज हैं जो कि EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, तो वो ओपन नेशन होता है और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना हक नहीं जता सकती है, और हर कंट्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्करेंस के थ्रू यानी कि उनके सपोर्ट के थ्रू उनको यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है, और उनके बिना नहीं कर सकती है, कैन नॉट यूटिलाइज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल institutions. So these are on the basis of ownership. लास्ट पॉइंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कितने डेवलप हो चुके हैं रिसोर्सेज, उनके बारे में अगर हम क्लासीफाई करें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक रीजन में
फाउंड तो हो चुके हैं, हम उनको पहचान चुके हैं कि वो हमारे लिए रिसोर्सेस है, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन उनको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुजरात के कुछ पार्ट्स में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में डेवलपमेंट के लिए इतना पोटेंशियल तो है कि वहाँ पे हम वाइंड और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन बहुत टाइम तक हमने उन्हें अच्छे से डेवलप नहीं किया था। सो दे आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिनमें पोटेंशियल तो है लेकिन हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्सेज जो कि जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनका सर्वे करके हमने उनका यूटिलाइजेशन, उनका यूज़ प्रॉपरली कर रहे हैं, वो सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। और रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट होता है वो एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और दूसरा उसमें फिजिबिलिटी लेवल कितना है, यानी कि उसमें इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमिकली कंडीशन है कंट्री का, तो उसमें हम कितने फिजिबल हैं। स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट? स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं इन्वायरमेंट में जिनके पास ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल तो होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको एक्सेस कर सके। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन हम देखते हैं, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन और हाइड्रोजन को हम लोग एक रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई नो हाउ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर में से हाइड्रोजन का सोर्स ऑफ एनर्जी यानी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कैसे यूज़ करें। रिजर्व्स कौन से सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक के ही सबसेट होते हैं, विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। यानी कि हम लोगों को क्या मिल चुका है, हम लोगों को टेक्निकल नो हाउ मिल चुका है कैसे हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज़ हमने अभी तक किया नहीं है। सो टेक्निकली वो हमें पता है कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। दिस कैन बी used for meeting future requirements. River can be used for generating hydroelectric power. रिवर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली इट इज़ बिंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन प्रेजेंटली हम उसको सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट पे यूज़ करते हैं। दस वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। इसीलिए जो हम डैम्स में वाटर रिजर्व करके रखते हैं या फॉरेस्ट में रिजर्व करके रखते हैं, तो वो हमारे लिए रिजर्व रिसोर्सेज हैं जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। Next topic is development of resources, which we will study in the next video. तब तक keep studying.